क्लास 10th मैथमेटिक्स के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हालांकि ये पेपर एमपी बोर्ड का है, लेकिन ये सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सही विकल्प चुनकर आपको बताना है द्विघात बहुपद का आलेख किस प्रकार का होता है। तो द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वो परवलय आकार का होता है। परवलय आकार इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। ठीक, कह रहे रैखिक समीकरण युग्म ये और ये आश्रित एवं संगत होता है। ठीक है, कब देखो आश्रित होगा एक के ऊपर तो एक दूसरा रखा होगा, जिसे हम आश्रित का मतलब समपाती, वो होता है जब a1 बट्टा a2, यहाँ पर ये वाला सही होगा ऑप्शन नंबर सी, a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 बराबर हो c1 बट्टा c2 के। अगर मूल वास्तविक कब नहीं होते हैं, मूल वास्तविक तब नहीं होते हैं जब विविक्तीकरण का मान 0 से कम हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं थेल्स का समय काल क्या था, तो थेल्स का समय काल था 440 से 546 ईसा पूर्व। फिर बोल रहे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है पी क्यू। तो सूत्र क्या होता है, अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। x1 है हमारा 3, x2 हमारा माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस, y1 हमारा 2, y2 हमारा माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5, 5 का वर्ग, 2 और 3 5, 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग कितनी बार है, 5 का वर्ग 2 बार है, तो वर्ग से बाहर आ जाएगा अंडर रूट से। ठीक है, तो वर्ग से बाहर आके 5 होगा, 2 का जोड़ा नहीं बना, तो आंसर आ जाएगा 5 अंडर रूट 2। ठीक है, तो 5 अंडर रूट 2 का मान आपको बताना है। देखो अंडर रूट से ही बाहर निकाला है इसने, ठीक है, अंडर रूट से भी बाहर निकाला है। तो 5 अंडर रूट 2 का मान कितना होता है, 1.41। ठीक है, गुणा कर दोगे और फिर बताओ मुझे क्वेश्चन में ऑप्शन देखिए कि आंसर कौन सा होगा। 1.41 दशमलव 2 स्थान तक है ना, तो कौन सा हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौके 20, हासिल लगा 2, 5 एकम 5 और 2 7, तो 7.2 समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, कह रहे अंडर रूट 3 एक क्या है, अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट लगाए, तो अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। चर x के बहुपद में x की उच्चतम घात क्या कहलाती है, तो बहुपद की घात कहलाती है। ठीक, कह रहे द्विघाती समीकरण को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र क्या है, क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टे में क्या होता है 2a। समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है, तो हल करके बताना पड़ेगा। पदों की संख्या n। तो देखो मेरे भाई, जो पहला पद है वो 7 है, सर्वांतर क्या होगा, दूसरे पद में से पहला पद कम करेंगे तो वो 6 होगा, और अंतिम पद क्या है 205। तो हमें निकालना है n, हमें निकालना है n। और आप जानते हैं an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणा d होता है। मान रखेंगे an हमारे पास है 205, प्रथम पद हमारे पास है 7, n हमें ज्ञात करना है और d हमारे पास है 6। ठीक, तो ये प्लस का 7 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 7 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 198, 6 गुणे में इधर के पट्टे में, और यहाँ बचा n माइनस 1, 6 × 18, 6 × 18, माइनस के इधर के प्लस, तो n का मान क्या होगा 34। इस समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे 34, तो पदों की संख्या कितनी होगी 34। सभी समबाहु त्रिभुज, जो सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं।
आर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण थीटा है, संगत चाप की लंबाई क्या होती है? थीटा बट्टे 360 गुणे में 2πr। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री में। सत्य सत्य बताना है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदिक रेखा कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? छेदी रेखा ही कहते हैं। तो ये कथन क्या है? सही है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? एक होती है। सही कथन है। अर्धगोलक आयतन का सूत्र ये होता है। गलत। अर्धगोलक आयतन क्या होता है? 2/3 πr³। कह रहे त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। बिल्कुल। कह रहे दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है। गलत। क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब आपको मिलान करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा का मान कितना होता है? 1। पहले वाले का सी। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन बट्टा कॉस। ठीक है, उसके बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बट्टे 360 πr²। अर्धगोलक आयतन क्या होता है? 2/3 πr³। tan 30 का मान होता है 1/10√3। ठीक है, और क्या बचा? sec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने आराम से कर दिया। अब आ जाओ अगले प्रश्न में। कह रहे हैं किसी एपी के n पद का सूत्र लिखाइए। n बराबर क्या होता है? a + n-1 गुणा d। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन क्या है? देखो, कथन आप लिख लेना। अगर किसी त्रिभुज ABC में किसी भुजा के समांतर एक रेखा गई है जो त्रिभुज को दो बिंदु विभाजित करती है, यदि DE समांतर हो BC के, तो AD बट्टा DB किसके बराबर होगा? AE बट्टा EC के। ठीक है, छेदक रेखा की परिभाषा। अभी किसी वृत्त को कोई रेखा अगर दो बिंदुओं में प्रतिच्छेद करती है तो उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। ये कॉपी में लिख लोगे। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है? अल्फा गुणा बीटा क्या होता है? C/A। स्पर्श बिंदु क्या होता है? ये वृत्त है। जब कोई रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई चली जाती है उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। ये लिख दोगे। कह रहे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr²। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं 6 और 20 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6 और 20। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 लिखेंगे और 20 लिखेंगे। HCF निकालना है। 2 3 6, 3 कम 3, 2 1 कम 2, 0, 2 5 10, 5 कम 5। तो 6 को लिख सकता हूँ। 2 है एक बार, 3 है एक बार, 2 कितनी बार है? 2 बार। 5 है एक बार। हमें निकालना है HCF, तो जो संख्या दोनों में वही लिखेंगे। तो HCF क्या हो जाएगा? जो दोनों में उसकी मिनिमम पावर 2 आ जाएगा। इसमें अथवा भी, हर क्वेश्चन में आपको अथवा मिलता है। या फिर आपसे क्या बोला? 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या है 140? इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो यहाँ से हो जाएगा 2 7 14, पीछे से 0, 2 3 6, 1 बजा, 2 5 10, 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 7 है 35, 7 कम 7। तो 140 को मैं लिख सकता हूँ। 2 है 2 बार, 5 है एक बार, 7 है एक बार। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो आप दोबारा देखें। ओके, ये प्रश्न भी हो गया। अब आ जाओ, क्या बोल रहे हैं कि इस बहुपद के हमें क्या निकालने? शून्यक निकालने। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है हमारे पास? 3x² - x - 4। शून्यक निकालना है तो शून्य के बराबर रखेंगे। इसकी गुणा इसके साथ करते हैं। ऐसी दो संख्या लो जिनको गुणा करें
तो 12 है और घटाए तो 1 आए। एक्स का गुणज क्या है 1, तो क्या होगा वो दो संख्या 4 3 12, 4 में से 3 घटाओगे 1 आ जाएगा। 4x माइनस का 3x, माइनस से अंदर गुणा करोगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक, यहां से एक जोड़ा यहां से एक जोड़ा, इस जोड़े से एक्स ओबेनिस्ट, तो एक्स ओबेनिस्ट यहां से 3 बचेगा, एक्स स्क्वायर से 1x बाहर, 1x बचा, x बाहर आ गया तो 4, प्लस का चिन्ह लग गया। कुछ भी ओबेनिस्ट नहीं है तो 1, जब हम एक ओबेनिस्ट निकालते हैं तो पूरा वैसा का वैसा आ जाता है। ठीक, तो जो 2 बार है उसे आप क्या करोगे, एक बार लिखते हो, और अगर दोनों समान आया तो आपने सही किया है। तो जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखेंगे, और जो ओबेनिस्ट है उसे आप दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख दोगे। अब इसको 0 मानना है, इसको 0 मानना है। यदि 3x माइनस 4 बराबर 0, तो माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो गया, और ये जो 3 गुणे में इधर के क्या हो गए बट्टे में, पहला मूल आपको ये मिल जाएगा 4/3। अब इसको 0 मानोगे, यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो प्लस का कितना के माइनस का हो गया, ये आपको दूसरा मूल मिल गया। ठीक है, इसमें भी अथवा है, हम अथवा फथवा सब करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, अथवा में आ जाओ। क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल 1 हो। तो हमें क्या दिया है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा 4, और शून्यकों का गुणनफल 1 दे रखा है। ठीक है, हमें निकालना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर शून्यकों का योगफल गुणे में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। मान रख दो, शून्यकों का योगफल 4 है और शून्य का गुणनफल क्या है 1 है। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, 8वें में कह रहे निम्नलिखित समीकरण युग्म का अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि यह संगत है या असंगत है। 8वां क्वेश्चन। ठीक, तो देखो भाई मेरे, a1/a2 निकालो, b1/b2 निकालो। पहले a1 क्या होता है x का गुणज, a2 क्या होता है दूसरे वाले x का गुणज, b1 पहले वाले y का गुणज दूसरे वाले का गुणज, 2 दूनी 4, 2 3। अच्छा, ये चीज़ और ये चीज़ अलग है, तो लिखोगे चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, अतः प्रतिच्छेदित रेखा होगी। ठीक है, कैसी रेखा होगी, प्रतिच्छेदित ऐसी। और जब रेखा एक बिंदु पे टच कर रही है तो केवल एक हल होगा, और जब हल होता है तो भाई क्या होता है संगत, यानी कि ये क्या है संगत होगी। ठीक है, जो 2 समीकरण है वो पहले लिख देता हूं, 5x माइनस का 4y प्लस 8 बराबर 0, और दूसरा था 7x प्लस 6y माइनस के 9 बराबर 0। इसमें भी अथवा है, हर क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगा। कह रहे हैं रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, इतना आसान प्रश्न है। क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, विलोपन विधि लगाओगे, जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलता, प्लस का y माइनस का y कटा, x और x 2x, 14 और 4 18, इन 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 2 9 18, x का मान क्या आ गया 9, चूंकि x प्लस वाई बराबर 14 है, x की जगह पे 9 रख दो, प्लस का 9 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 9, तो 14 में से 9 घटाओगे कितना आ जाएगा 5। x का मान 9, y का मान कितना होगा 5। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। हमें क्या बोल रहे हैं, इस एपी के अगले 2 पद क्या होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, अगले 2 पद क्या होंगे ये बताइए।
तो देखिए मेरे भाई, ए पी पहले ही बोल दिया उसने 10, पहले 4 है, 4 10 16 22। अगले दो पद आपको बताना है। चूंकि प्रथम पद आपका 4 है, द्वितीय पद आपका 10 है, तो सार्वंतर क्या होगा? दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो 6 आ जाएगा। तो आपको अगला पद निकालना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। चौथा पद क्या होता है? चौथा पद नहीं, चौथा पद हमारे पास क्या है? 22 है। हमें निकालना पांचवा और छठा पद। पांचवा पद क्या होगा? चौथे पद में सार्वंतर जोड़ो। छठा पद क्या होगा? पांचवें पद में सार्वंतर जोड़ो। तो चौथा पद है 22 प्लस 6 28 हो जाएगा। और पांचवा पद है 28, 28 में 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 34। तो अगले दो पद होंगे 28 और 34। हल करके आपको दिखाना है प्रॉपर, ठीक है। इसमें भी अथवा करके और एक है, उसमें आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? योगफल बताइए कितना होगा। तो पहला वाला आसान, दूसरा वाला थोड़ा और लंबा है, जिसमें समय कम लगे वही लेना है। हमारे पास क्या है? 34 प्लस 32 कहाँ तक जा रहा है? 10 तक, ठीक है। चूंकि एपी का जो प्रथम पद है वो 34 है, सार्वंतर क्या होगा? दूसरे पद में से पहला पद घटा दोगे माइनस के 2, अंतिम पद क्या है? 10। हमारे पास n नहीं पता, हमें n नहीं पता और हमें क्या निकालना है? एशन निकालना है, ठीक। तो आप जानते हैं an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 गुणा टी होता है। तो an अंतिम पद हमारे पास है 10, प्रथम पद है 34 और d हमारे पास है माइनस का 2, ठीक। तो प्लस का 34 इस तरह के क्या हो जाएगा? माइनस का 34। घटाओगे तो माइनस का 24, ये माइनस का 2 गुणे की तरह के बट्टे में आ जाएगा। माइनस से माइनस कटा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो माइनस का 1 तरह के क्या हो जाएगा? प्लस का 1। n का मान क्या आ गया? 13। इसलिए 13 पदों का योगफल एन बराबर, सूत्र क्या होता है? n बट्टे 2 a प्लस ए एन। जब पहला और अंतिम पद मालूम हो तो ये सूत्र लगाते हैं। n हमारे पास 13 है, पहला पद हमारे पास 34 है और अंतिम पद हमारे पास 10 है। तो ये हो जाएगा 44 बट्टे में 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, हासिल लगा दो, 13 दूनी 26 और 2 28। तो देखो ये क्वेश्चन 2 लाइन में हो गया था और ये इसको इतना बड़ा करना पड़ेगा। नंबर दोनों में सेम ही मिलेंगे, तो आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन पिक करना है जिसमें समय कम लगे, ये नहीं कि जिसमें कॉपी ज़्यादा भर रहा है, ठीक है। कॉपी भरने के नंबर नहीं मिलेंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के नंबर मिलेंगे। कहना त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है और ई एफ समांतर क्यू है या नहीं, ये आपको पता करना है। और ये मान आपको दे रखा है। 10वां क्वेश्चन है, हमारे पास क्या है? पी क्यू आर है। ये पी क्यू आर, ई और एफ दे रखा है। यहाँ पर ई है और यहाँ पर एफ है। हमें मान दे रखे हैं पी ई 4 सेंटीमीटर, क्यू ई 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ 8 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 9 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है कि ये भुजा इसके समांतर है या नहीं। यदि ई एफ समांतर क्यू आर तभी होगा जब पी ई बट्टे ई क्यू बराबर हो पी एफ बट्टे एफ आर के, ठीक है। तो पी ई हमारे पास 4 और ये है 4.5, 8 बट्टे 9, 10 में हटाओगे एक स्थान है बढ़ गया, 5 9 45, 5 8 40, आगे दोनों तरफ बराबर चाहिए था। अतः पी ई बट्टे ई क्यू बराबर है पी एफ बट्टा एफ आर के, इसलिए ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के।
इसलिए ये क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी अथवा करके है क्वेश्चन, देखो अथवा करके क्या रहे, पी क्यू समांतर आर एच है तो सिद्ध कीजिए कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। पहले ही समांतर बोल दिया है, पी ओ क्यू और एस ओ आर। हम जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि ये भुजा इसके समांतर है। हमारे पास क्या दिया है, दिया है कि पी क्यू समांतर है आर एस के। त्रिभुज पी ओ क्यू तथा त्रिभुज एस ओ आर में। ठीक, आप खुद बोलोगे पी ओ क्यू जो कोण है वो बराबर है एस ओ आर के। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो कोण होगा, यहाँ पे वही कोण होगा कि जो कोण Q है वो R के बराबर है और जो कोण P है वो S के बराबर है। दोनों में रीजन सेम है क्योंकि एकांतर कोण है, इसीलिए बराबर है। अतः एंगल 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 क्राइटेरिया से, एंगल एंगल नियम से जो त्रिभुज पी ओ क्यू होगा वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज एस ओ आर के। ठीक है जी, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। यही हमको क्या करना था मेरे भाई, सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन, एक बिंदु मान लेते हैं ए जो कि माइनस के 5,7 और दूसरी बिंदु है बी जो कि माइनस के 1,3। ये बिंदु ए और ये बिंदु बी है। हमें इनके बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 है। हमें निकालना है इनके बीच की दूरी ए बी। सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। x1 है माइनस के 5, x2 है माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस, y1 है 7, y2 है 3। माइनस 5 में एक जोड़ोगे माइनस का 4, 7 में 3 घटाओगे 4, 4 का वर्ग 16, 16 कितनी बार है, 2 बार। 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4। 2 का जोड़ा नहीं बना, वो अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अगले वाले में आ जाओ। क्या बोल रहा है, तीनों बिंदु संरेख हैं, ये दिखाइए। तो हमारे पास जो 3 बिंदु दे रखे हैं वो मैं लिख देता हूं, ए बी सी। ए दे रखा है 1,5, बी दे रखा है 2,3 और सी दे रखा है माइनस का 2,11। संरेख कब होता है, जब बड़े वाले बीच की दूरी बाकी तो छोटे होके योगफल के बराबर हो। ए बी निकाल लो, ए बी क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। 1 में से 2 घटाओगे माइनस का 1, 5 में से 3 घटाओगे 2, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो ये क्या आ गया, अंडर रूट 5। ए बी निकाला। अब हम निकालेंगे बी सी। ठीक, बी सी ये हो जाएगा x1 माइनस x2, माइनस माइनस प्लस होता है। y1 कितना है, 3 माइनस y2 है 11, 2 और 2 4, 3 में से 11 घटाएंगे माइनस के 8, 3 4 चक्कू 16, 8 8 64, 4 और 6 10 80, 16 पंजे 80 होता है, तो 4 अंडर रूट 5। बी सी हो गया। अब निकालूंगा मैं ए सी। ए सी x1
माइनस माइनस प्लस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, 2 और 1 3, 5 में से 11 घटाओगे -6, 3 3 9, 6 6 36, कितना हो जाएगा ये 45, 9 5 45, 3√5। ठीक है, अब आप खुद देखो, चूंकि 4√5 जो है इसको और इसको जोड़ने के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये 1√5 3√5, ये कितना आ गया 4√5। तो लिखेंगे आप यहाँ पर, चूंकि जो BC है वो बराबर है AB प्लस AC के, अतः ये क्या है संरेख है। ये क्या होगा मेरे भाई, संरेख होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखो भाई, ये P है, ये Q है, और इनके बीच की जो दूरी है ना वो हमें दे रखी है 10 मात्रक, यहां से लेकर यहां तक। P हमारे पास है 2, -3 और Q हमारे पास है 10, y। ठीक, ये x1 y1 x2 y2, हमारे पास क्या है PQ, हमारे पास क्या है 10। ठीक, तो x1 2, x2 है 10 वर्ग, प्लस y1 है -3, y2 है y। ठीक है, अब एक चीज यहाँ नोटिस करना, इधर अंडरवुड है, अंडरवुड हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग कर दो, 2 में से 10 घटाओगे -8 का वर्ग। जब दोनों नेगेटिव हो ना तो प्लस हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव उभयनिष्ठ लेके वर्ग करने पे नेगेटिव का वर्ग पॉजिटिव हो जाता है। जब दोनों नेगेटिव हो तभी ऐसा होना है, और इधर हो जाएगा 10 का वर्ग। खोलो, 8 8 64, इधर खोल दो, a का वर्ग b का वर्ग 2ab। ठीक है, तो ये हो गया y², 2 3 6y, और ये हो जाएगा 9 और 64 कितना हो जाएगा 73, और प्लस का 100 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 100। उस तरफ कुछ नहीं बचा तो 100 0 बचा, तो यहाँ से आगे y² 6y, बचेगा -27। तो ये हमें हमारा मिल गया द्विघात समीकरण। अब इसको हल कीजिए, इसका गुणज कुछ नहीं तो 1। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करे तो 27 आए और घटाए तो 6 आए। 9 3 27, 9 में से 3 घटाओगे 6 आ जाएगा। ठीक, तो 9y माइनस का 3y। ठीक, यहां से एक जुड़ा, यहां से एक जुड़ा, y उभयनिष्ठ, y² से एक y बाहर आएगा, एक y बचेगा, 9 बचा, माइनस 3 उभयनिष्ठ, बाहर माइनस है अंदर चिन्ह बदल जाएगा, 3 9 27। ये चीज और ये चीज समान है, यानी कि आपने बिल्कुल सही किया है। यदि y + 9 = 0 तो प्लस का 9 इधर रख के क्या हो जाएगा माइनस का 9। यदि, अच्छा गुणनखंड तो बनाया नहीं मैंने, देखो जो 2 बार है उसको हम एक बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ है ना उसको अगले वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। इसको एक बार 0 माना, अब इसको एक बार 0 मानना है, तो माइनस का 3 इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 3। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसमें भी अथवा दे रखा है, हर प्रश्न में आपको अथवा मिलेगा। कह रहे हैं ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए भी एक वृत्त का व्यास है, ए बी जो है ना वृत्त का व्यास है, ये ए ये बी, और ये वृत्त का केंद्र है, मान लेते ओ। क्या बोला, जिसका केंद्र 2,3 है, 2, -3, और बी निर्देशांक दे रखा है 1,4। तो हम मान लेते हैं ए के निर्देशांक क्या मान लो, x1
कॉमा y1 मान लेते हैं। जो केंद्र होता है वो मध्य बिंदु का काम करता है। ये x1 y1 इसको मान लो, ये x2 y2 है। O क्या है? मध्य बिंदु है ना, केंद्र मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु हमारे पास है 2,-3। सूत्र क्या होता है? x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2। ठीक, x1 मेरे पास है x1 जो कि हमें निकालना है, x2 है 1 बट्टे में 2, y1 की जगह y1, y2 हमारे पास है 4 बट्टे में 2। इसका x निर्देशांक इसके x निर्देशांक के बराबर होगा, इसका y निर्देशांक इसके y निर्देशांक के बराबर होगा। क्योंकि दो बिंदु बराबर है तो उनके निर्देशांक बराबर होंगे। x1 प्लस 1 बट्टे में 2, इधर आ जाएगा 2, तो गुणा कर दोगे, 2 दूनी 4, तो प्लस का एक इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। x1 आ जाएगा 3, और ये चीज -3 के बराबर होगा, y1 प्लस 4 बट्टे में 2 -3 के बराबर, 2 तिया 6, प्लस का 4 इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का 4, तो y1 कितना हो गया? माइनस के 10। तो जो ए बिंदु होगा वो होगा 3, माइनस के 10। ठीक है, ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ अगले प्रश्न में। कह रहे हैं यदि समकोण त्रिभुज ABC में बी कोण समकोण है, AB 4 सेंटीमीटर है, BC 3 सेंटीमीटर हो, तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारे पास ABC एक समकोण है, बी कोण हमारा समकोण है। ठीक, हमें क्या दे रखा है? AB 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर, यानी कि हमें 90 इंच का सामने वाली पूछा, कर्ण नहीं मालूम, तो पहले कर्ण निकालेंगे। यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार मेरे पास है 3, आधार और लंब किसी को मान सकते हो पाइथागोरस प्रमेय। लंब है हमारे पास 4, 3 तिया 9, 4 चक्कू 16। तो कर्ण हमें निकालना है, तो 25 का क्या निकालना पड़ेगा? वर्गमूल। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो कर्ण हमें कितना मिल जाएगा? 5। हमें ए के लिए पूछा है, तो जिस कोण के लिए पूछता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब, और ये हो जाती है आधार, क्योंकि कर्ण तो फिक्स होता है। फिर हमको क्या निकालना है? साइन और कॉस है। हमें निकालना है साइन है और निकालना है कॉस है। एक ट्रिक हमें पहले से ही पता है, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। इधर से होता है साइन, बीच में कॉस, फिर टेन, कॉसिक, सेक, कॉट। तो हमसे क्या बोला? साइन। साइन का मतलब लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, और कॉस क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, मान रखेंगे। तो लंब हमारे पास कितना है? लंब हमारे पास है 3, कर्ण है 5, आधार मेरे पास है 4 और कर्ण हमारे पास है 5। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। इसका मान बताना है कि कितना होगा। क्या है? साइन 60 गुणे में कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 30 का मान भी होता है √3/2, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान भी होता है 1/2। ऊपर ऊपर गुणा होगी, √ गुणा √3, 2 बार गुणा होने पर √ हट जाता है। नीचे ने चौगुणा 2 दूनी 4, 1 कम 1, 2 दूनी 4,
दोनों के नीचे समान है, लॉस ऑफ वही आ जाएगा। नीचे समान होने पर ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है। 3 और 1 4, 4/4, 4 1 कम 4, तो आंसर आ जाएगा 4 1 कम 4। क्वेश्चन बोल रहे हैं सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, देखिए कैसे करेंगे इसको। क्या बोला है कि आपके पास अगर कोई वृत्त है, देखो ये हमारा वृत्त है और ये वृत्त का व्यास है, ये वृत्त का क्या है, व्यास है, और ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। अगर व्यास के सिरों पर हम 2 स्पर्श रेखाएं खींचे, ये और एक ये, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। एक्स वाई, इसको नाम दे दो ए बी, इसका नाम पी, इसका नाम दे दिया क्यू। ठीक है, तो हमें बताना है ये जो रेखा है, ये रेखा समांतर होती है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो एक्स वाई रेखा है वो ए बी के क्या है, समानांतर है। बहुत आसान है। तो देखो आप लिखोगे प्रमेय 10.1 से। आप क्या जानते हैं प्रमेय 10.1 से कि जो स्पर्श रेखा होती है और जो त्रिज्या होती है उसके बीच में 90 अंश का कोण बनता है। ये त्रिज्या है, ये आपकी स्पर्श रेखा है, तो इसके बीच में कितना बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। यानी कि कोण वाई पी ओ बराबर होगा ओ पी ओ क्यू बी के। ठीक है, दोनों के दोनों 90 अंश के। उसके बाद अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये वाला भी 90 अंश का होगा और ये वाला भी 90 अंश का होगा। तो यानी कि एक्स पी ओ जो कोण है वो बराबर होगा ए क्यू ओ के। ठीक, तो समीकरण 1 तथा 2 से आप ये देखेंगे कि यहां जितना कोण है, सॉरी, यहां पे भी वही कोण है और यहां जो कोण है यहां पे वही कोण है। एकांतर कोण हमारे क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। समीकरण 1 तथा 2 से एकांतर कोण समान है, एकांतर कोण समान है। इसलिए अगर एकांतर कोण समान होते हैं तो ये तभी संभव है जब ये और ये रेखा आपस में क्या हो, समांतर हो। इसलिए जो एक्स वाई रेखा होगी वो समांतर हो जाएगी ए बी के। ठीक है, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक, इसके अगले वाले में आ जाओ। क्या है क्वेश्चन, कह रहे हैं एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक, हमारे पास प्रश्न है, ये हमारे पास एक वृत्त है, हमारे पास एक बिंदु Q है, Q से जो स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो प्रश्न में कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। केंद्र हमारा है O। ठीक है, फिर बोल रहे Q से केंद्र की जो दूरी है, Q से जो केंद्र की दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर। तो बोल रहे त्रिज्या क्या होगी, ये त्रिज्या होगा। ठीक है, तो त्रिज्या हमें निकालनी है, त्रिज्या हमें निकालनी है। तो आप जानते हैं इसका नाम, इस बिंदु का P दे देता हूं अपने से। तो यहां लिखेंगे प्रमेय 10.1 से। आप जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितने अंश का कोण होता है, 90 अंश का कोण होता है। तो कोण P हमारे पास क्या है, 90। अगर ये 90 है तो ये समकोण त्रिभुज है और यहां हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि भैया कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण मेरा क्या है, कर्ण मेरा होता है 90 अंश के सामने वाले पूछा 25, आधार मेरा क्या है 24 और लंब मेरा क्या है R।
हल करो। 25 गुणा 25 कितना होता है? 625। 24 गुणा 24 कितना होता है? 576। तो ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 49। और हमें आर निकालना है, यानी कि 49 का लेना पड़ेगा वर्गमूल। तो 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7 7 49। जो त्रिज्या होगी हमारी वो हमें मिलेगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर लगे खूंटी से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए कि मैदान की उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो यहां देखिए आप, 15वां नंबर का क्वेश्चन है। एक वर्गाकार मैदान है, ठीक, और यहां पर कोने में खूंटा बांधा गया है जिसकी जो लंबाई है, तो घोड़ा यहां से लेकर यहां तक का घास खा पाएगा। तो घोड़े की जो रस्सी की लंबाई है वो है 5 मीटर, यानी कि जो त्रिज्या हमें दे रखा है, दिया है त्रिज्या कितनी रखी है? 5 मीटर। और जो कोण हमारे पास है थीटा, प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 अंश का होता है। थीटा है 90 अंश का। तो घोड़ा घास चर सकने वाला क्षेत्र वो क्या होगा? वो होगा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर, क्योंकि ये क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। जिसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर। थीटा है 90, बट्टे में 360, पाई का मान 22 बट्टे 7, और त्रिज्या हमें दे रखी है 5। स्क्वायर तो 2 बार गुणे में, 9 चौको 36, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ऊपर गुणा करोगे 11 और 5 बचे 25, 7 दूनी 14, 25 से कम 25 हासिल लगा दो, 25 से कम 25 और 2 27, इतना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूं। ये हमारा वृत्त है, ये हमारा केंद्र है, ये जो चाप है यहां से लेकर यहां तक केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। और त्रिज्या की जो लंबाई दे रखी है वो 21 दे रखी है। तो हमें इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो दिया क्या है? दिया है कोण, थीटा दे रखा है 60, त्रिज्या दे रखी है 21। इसलिए हमें निकालनी है चाप की लंबाई। सूत्र क्या होता है? थीटा बट्टे में 360 गुणे में 2 पाई आर। तो देखो थीटा हमारे पास है 60, बट्टे में 360, 2 पाई का मान 22 बट्टे 7, और आर का मान कितना है? 21। 7 या 21, 6 6 36, 3 दूनी 2 से 2 कटा, क्या बचा? 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बोल रहे हैं हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, ज्ञात कीजिए 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, 4 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखो जो पासा आप फेंकोगे, पासे पर परिणाम क्या होते हैं? पासे पर परिणाम 1 2 3 4 5 6 परिणाम होते हैं। तो कुल परिणाम हमारे पास 6 हैं। कुल परिणाम 6 हैं। पहले वाले में क्या बोल रहे हैं? 4 से बड़ी
4 से बड़ी संख्या जो होगी वो 5 और 6 है। तो हमें निकालना 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। यही होता है। तो संभव परिणाम कितने हैं? 2 हैं। और कुल परिणाम कितने हैं? 6 हैं। 2 1 कम 2 2 3 6। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाइए 4 से छोटी संख्या। चार से छोटी संख्या कितनी है? 1 2 3। तो इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। संभव परिणाम 3, कुल परिणाम 6। 3 1 कम 3 3 दूनी 6। ये आ गया आंसर। ठीक है, इसमें भी अथवा है, उसको भी करते हैं। 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ज्ञात कीजिए हमें एक इक्का होगा एक इक्का नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इक्का जो होता है, इक्का जो होता है वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, और कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 52 पत्ते। कुल परिणाम हमारे पास 52 होता है। तो इक्का आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। संभव परिणाम 4, कुल परिणाम है 52। तो इक्का आने की जो प्रायिकता है 4 1 कम 4 4 3 12 1/13। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट में क्या बोला है? इक्का ना आने की प्रायिकता। इक्का ना आने की प्रायिकता। तो इक्का ना आने की प्रायिकता क्या होती है? पी ए डैश। क्या होगा? एक में से उसी चीज की होने की प्रायिकता घटा दो। लॉसअप आ जाएगा 13। 13 1 कम 13 में से 1 घटेगा, उत्तर आ जाएगा 12/13। ठीक है, कितना आ जाएगा? 12/13। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे असंभव घटना किसे कहते हैं? असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? तो असंभव घटना क्या होती है? असंभव घटना नाम से स्पष्ट है, वह घटना जो कभी घटित नहीं हो सकती। घटित नहीं हो सकती असंभव घटना कहलाती है। ठीक है, और असंभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है? असंभव घटना की जो प्रायिकता का मान होता है, प्रायिकता का मान वो होता है 0। और निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? 1 होता है। नेक्स्ट हमसे बोल रहे हैं पीई इतना है, तो पीई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? हमें क्या दे रखा है? पीई 0.95। तो पीई नहीं, ये हमें ज्ञात करना है। तो पीई नहीं क्या होगा? 1 में से पीई क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 1 पीई कितना? 0.95। 1 को मैं लिख सकता हूँ 1.00, पॉइंट के नीचे 0.95 घटाओ। 10 में से 5 घटाएंगे 5, 9 में से 9 घटाएंगे 0। तो आंसर आ जाएगा 0.05। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ अगले प्रश्न में। आपसे क्या बोल रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8 9 25 का HCF एवं LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, 18 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, तो हमारे पास संख्या क्या है? 18
9 और 25, 18, 9, 25, 2 9 18, 3 3 9, 3 कम 3, 3 3 9, 3 कम 3, 5 बजे 25, 5 कम 5। तो 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 एक बार है, 3 2 बार। 9 को लिख सकता हूँ 3 कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। और 25 को लिख सकता हूँ 5 2 बार है। तो 3 संख्या दे रखी है, तो ऐसी संख्या ढूंढो जो तीनों में है। 2 में देख रहा है, तीनों में कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता है तो उस स्थिति में HCF 1 होता है। और LCM क्या होगा, 2 की अधिकतम घात लोगे 1, फिर 3 दिख रहा है, 3 की अधिकतम घात कितनी है 2, और फिर 5 दिख रहा है, ठीक। तो ये क्या हो गया, 9 दूनी 18 और 5 बजे 25, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 25 अट्ठे 200, हासिल लगा 20, 25 से कम 25, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम, 2 9 18, ठीक है, ठीक है। तो 25 से कम 25 अट्ठे, ठीक हो गया, 3 3 9 9 3 18, 25 अट्ठे 200, हासिल लगा 20, 25 से कम 25 और 20 कितना हो जाएगा, 25 और 20 45, ठीक है। 9 5 बताइए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ अगले प्रश्न में, कह रहे हैं 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो उल्टा मान लेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या। और हर एक परिमेय संख्या किसके रूप में होती है, P बट्टे Q के रूप में होती है। P बट्टे Q के रूप में होती है, जहां Q का मान 0 नहीं होता। और P और Q हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक। और जो HCF होता है P और Q का, वो 1 होता है। लॉजिक क्या होता है क्वेश्चन को करने का, अंडर रूट को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ। 7 गुणों में इधर के बट्टे में आ जाएगा। जानते हैं P बट्टे 7 Q क्या होता है, परिमेय संख्या। P बट्टे 7 Q एक परिमेय संख्या है। तथा अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए ये चीज कभी आपस में बराबर नहीं हो सकती। एक परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, 19वां। क्या यहाँ पर x² माइनस का 2x, यहाँ पर माइनस का 2 3 - x द्विघात समीकरण है कि नहीं, ये चेक करना है। तो मैंने 2 से गुणा करेंगे, 2 3 6, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो जाएगा 2x। सबको उठा के एक तरफ लाओ, प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x, माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6, इस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। 2x 2x 4x। तो यहां देखोगे x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। देखोगे चूंकि x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह
द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना है? मूल। 6x² माइनस के एक्स माइनस के 2। तो देखो इन दोनों को लेना है ना, इन दोनों को गुणा करने में। ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करने पर 12 है और घटाने पर x का मान कुछ नहीं तो एक है। 4 3 12, 4 में से 3 घटाओगे 1 आ जाएगा। जब भी माइनस हो ब्रैकेट लगा के मान रखो। माइनस अंदर गुणा कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, माइनस के 4x माइनस गुणा माइनस प्लस होता है। ठीक है, यहाँ से एक जोड़ा बनेगा, यहाँ से एक जोड़ा बनेगा। 2 का भागा इसमें जाएगा और कम से कम x का भागा भी दोनों में जाएगा। 2 3 x² से 1x बाहर, 1x बचेगा। 2 दूनी 4, x तो पहले ही बाहर है, प्लस है, लग गया चिन्ह। कुछ भी वंश नहीं है तो 1 लेते हैं, और जब 1 लोगे तो पूरा का पूरा वही आ जाता है। अब आप देखोगे कि भैया ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है। अगर सेम टू सेम आ रहा है तो आपने सही किया है, नहीं तो आपने गड़बड़ कर दी है। तो गुणनखंड बनाने के लिए जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ निकाला है आपने उसको हम दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख लेते हो। इसको 1 बार 0 मानना है, इसको 1 बार 0 मानना है। यदि 3x - 2 बराबर 0, तो माइनस का 2 इधर हो गया, प्लस का 2, 3 इधर गुणे में है, इधर के क्या हो गया बट्टे में। फिर यहाँ पे आ जाओ। यदि 2x + 1 बराबर 0, तो प्लस का 1 इधर के माइनस का 1 हो गया, और ये जो 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में हो जाएगा। तो ये दोनों मूल हमें आराम से मिल गए। अगले प्रश्न में आ जाओ। शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये हमारा भूमि है, और भूमि से 25 मीटर ऊंचाई पर हमारा क्या है, एक मीनार है। तो जो मीनार की ऊंचाई हमें दे रखी है 25 मीटर दे रखी है, और इस बिंदु से ना जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। तो हमें बोला मीनार की अरे यार, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 25 मीटर दूर है। अरे ये 25 मीटर है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। माना मीनार की ऊंचाई h है, नाम दे दो ABC। क्या बोलोगे? माना मीनार की ऊंचाई h है। ये भुजा पता है और ये भुजा पता है, ये निकालना और ये पता है, इसके बीच में संबंध लगाएंगे। आप जानते हैं कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, आधार। और तो त्रिभुज ABC में BC निकालना है और AB पता है, अनुपात लंब बट्टा आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा है 60, BC हमने h माना है, AB हमें 25 दे रखा है, और tan 60 का मान दो √3। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने 1 ले लिया, तिरछे गुणा कर दो, h कम h, और ये हो गया 25 √3 आंसर। ठीक है, इसमें अथवा भी है। देखो चॉइस क्वेश्चन में होगी आपको, लेकिन आपको वही करना है जो आसान हो। इन दोनों में से पहला वाला ज़्यादा आसान है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ पहले। ठीक है, ये हमारे पास भूमि है। तो क्या बोला है, भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से जो 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ये 20 मीटर ऊंचा भवन है, उसके शिखर पर क्या लगा पड़ा है, एक संचार मीनार है। यह है संचार मीनार। ठीक है, तो
तो भूमि के एक बिंदु से एक बिंदु मैंने पी ले लिया। कह रहे हैं संचार मीनार का तल ये हुआ, इस बिंदु के जो उन्नयन कोण है, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, ये तल हुआ और ये शिखर हुआ, इसके जो उन्नयन कोण हमें दे रखे हैं वो क्रमशः कितना है, 45, ये 45 है और ये कितना है, 60 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है, जो कि आपको निकालनी है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दे रखा है, 20 मीटर भवन की ऊंचाई। P, इस बिंदु को Q मान लो, R नाम दे दो, इसको S नाम दे दो। दो समकोण त्रिभुज बना है। ठीक है, तो ये भुजा दोनों समकोण त्रिभुज में ओभनिष्ठ होगी, इसको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में मान लेते हैं कि पी क्यू क्या है, एक्स है। त्रिभुज पी क्यू आर में ये पता है और ये हमें चाहिए होगा, आर क्यू बट्टा पी क्यू। कोण के सामने वाली भुजा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा कितना है, 45। आर क्यू हमारे पास है 20 और पी क्यू हमने माना है x। tan 45 का मान 1, तिरछे गुणा कर दो, x एकम x और 20 एकम 20। ठीक है, तो x का मान 20 मिल गया। जहां जरूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। पुनः अब बड़े वाले त्रिभुज में आ जाओ, समकोण त्रिभुज एस क्यू पी में ये निकालना है, तो इतना तो नहीं ले सकते ना, पूरा ही लेना पड़ेगा। तो एस क्यू बट्टे पी क्यू, कोण के सामने वाली भुजा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार tan थीटा। थीटा क्या है, 60। एस क्यू क्या होगा, h प्लस 20 और पी क्यू हमारे पास है x। tan 60 का मान √3। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ मैं, तिरछे गुणा कर दूंगा। किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर दें वही संख्या रहता है, और ये आ जाएगा x √3। x का मान क्या है, 20, वो यहाँ रख दो, x का मान रख दिया 20। ठीक है, और ये जो प्लस का 20 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 20। 20 उभयनिष्ठ है, यहाँ से बचेगा √3, 20 एकम 20 आंसर। ठीक है, तो जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 20 ब्रैकेट के अंदर √3 - 1। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक, हमें क्या दे रखा है वो लिखेंगे हम। दिया है, क्या दिया है, 3x + 4y बराबर 10 है और 2x - 2 बराबर 2। थोड़ा देखो छोटा हो सकता है ये, है ना, यहाँ से 2 उभयनिष्ठ आ जाएगा। ये तो समीकरण 1 है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो x - y बराबर 1 समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो मैं लगाता हूँ यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि। कोई सी विधि लगा सकते हो आप। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, हमारे पास है x - y बराबर 1, तो माइनस के इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ये हो गया समीकरण नंबर 3। x का मान आपने समीकरण 2 से प्रतिस्थापित किया है तो रखना पड़ेगा 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 को पहले लिख लोगे, क्या है, 3x + 4y बराबर 10। x का मान रख दोगे 1 + y, 3 से अंदर गुणा कर दोगे, 3 एकम 3, 3 गुणा y 3y, 3y 4y 7y, प्लस का 3 इधर के माइनस का 3, 7 बचेगा। 7 गुणे में इधर के बट्टी में आ जाएगा, 7 एकम 7, तो y का मान आ गया 1। y का मान उठाकर यहाँ रख दो, चूंकि x बराबर हमारे पास 1 + y है, y का मान 1 आ गया।
तो x का मान मुझे कितना मिल जाएगा, 2। कोई डाउट नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आते हैं। 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। भैया हमारे पास 2 अंक है, इकाई का दहाई का। ये इकाई है और ये दहाई है। मैं मान लेता हूं कि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक क्या है, y है। इसलिए संख्या का जो वास्तविक रूप होगा, वास्तविक प्रसारित रूप, दहाई यानी कि 10y प्लस x होगा। और पलटने पे जो संख्या होगी, पलटने पर ये इधर आ जाएगा, ये इधर, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। अब आ जाओ प्रथम शर्त में, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। तो यहां लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। ठीक, क्या लिखोगे, प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त में क्या बोला है कि दोनों अंकों को अगर जोड़ दो, x और y को जोड़ दो तो 9 है। ठीक, फिर आ जाओ द्वितीय शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, जो वास्तविक संख्या है, किसके बराबर है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, इसके 2 गुने के बराबर है। हल करो तो गुणा करोगे 90y प्लस 9x, ये 20x प्लस 2y। y को एक तरफ ले जाओ, प्लस का 2y इधर के माइनस का, और प्लस का 9x इधर के माइनस का 9x, तो ये हो जाएगा 88y और ये हो जाएगा 11x। 11 8 88, तो x क्या आ गया, 8y। x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9 और x का मान क्या है, 8y प्लस वाई। तो 9y बराबर 9, 9 एक कम 9, तो y बराबर क्या आ गया, 1। y का मान यहाँ रख दो, चूंकि x बराबर है 8 y का मान 1, तो x का मान क्या आ गया, 8। अतः संख्या, ठीक है, संख्या हमारे पास क्या है, हमने इसको x माना था और इसको y माना था, तो x हमें मिला है कितना, 8, और y हमें मिला है 1, तो संख्या हो जाएगी 18। संख्या कितनी होगी, 18 होगी। तो ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, आराम से हमने बना दिया। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। क्या भाई, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। ये हमारा दवा का कैप्सूल है, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला, इधर से भी एक अर्धगोला है और इधर से भी एक अर्धगोला, सेम टाइप का। पूरे कैप्सूल की लंबाई यहां से लेकर यहां तक 14 mm है। ठीक है, और इसका जो व्यास है यहां से लेकर यहां तक 5, ये भी है 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 का आधा 2.5 mm, और ये भी कितना हो जाएगा, आधा 2.5 mm। ठीक है ना, त्रिज्या। तो देखो ये क्या है, बेलन की ऊंचाई, तो हमारे पास क्या होगी, चूंकि जो व्यास दे रखा है, व्यास अर्धगोले का और बेलन का समान होगा, व्यास है 5 mm, इसलिए जो त्रिज्या होगी उसकी आधी हो जाती है। ठीक, तो बेलन की ऊंचाई
बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, टोटल में से इधर से 2.5 और इधर से 2.5 जोड़ के घटा दो, 14 में से 5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 9 mm। प्रश्न में क्या बोल रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो इधर से बेलन है, इधर से अर्धगोला है, इधर से अर्धगोला, ठीक है। तो इसलिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक, बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr/h, और अर्धगोले का क्या होता है, 2πr²। ठीक, तो कुछ माइनस दिख रहा होगा, 2πr, यहां से h बचेगा 2πr बाहर, और यहां से 2r बचेगा। 2 पाई का मान 22/7, r का मान क्या है, r का मान है 5/2, 5/2 रखते हैं। h का मान है 9 और r का मान है 5/2, 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, 22 पंजे 110 बट्टे में 7, और 9 और 5 कितना आ जाएगा, 14, 7 दूनी 14, अच्छा 11 दूनी 22, पीछे से 0, इतना मिलीमीटर स्क्वायर। हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, कलमदान वाला क्वेश्चन है, सिंपल। कह रहे एक कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी से बना है। ये कलमदान है, घनाभ के आकार का है। ठीक है, 4 शंकुकार घंटे बने पड़े हैं इसके अंदर। इसके अंदर 4 शंकु के आकार का गड्ढा बना पड़ा है, 1 2 3 4। ठीक, तो कलमदान की जो विमा है, घनाभ की जो विमा है 15 10 3.5, यानी कि कलमदान की जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई हमारी 10 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई हमारी 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो शंकु बना है ना, शंकु की जो त्रिज्या है, यहाँ पर शंकु की जो त्रिज्या r बराबर वो दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक, और जो गहराई है, शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की जो ऊंचाई है h, वो हमें दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। तो पूरे कलमदान की लकड़ी का आयतन क्या होगा, देखो लकड़ी कलम घनाभ के आयतन में से इसको काट के फेंका गया है, तो 4 शंकु के आयतन को क्या करना है, घटा देंगे, तो बची हुई लकड़ी हमें मिल जाएगी। वही हमसे पूछा है। तो यहां लिखेंगे कलमदान का आयतन, क्या होगा, घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन। ठीक, तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई, और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h। ठीक है, तो लंबाई हमारे पास है 15 गुणा 10 गुणा 3.5, 4/3, पाई का मान 22/7, r हमारे पास है 0.5 स्क्वायर है ना, 2 बार गुणे में, और h है 1.4, 7 दूनी 14। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। अब तो आपको गुणा करना है, यहाँ से आ जाएगा 15, ये हो जाएगा 35, 3.5 को 10 बार गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 35। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, 5 बजे 25, 22 छक्के 88, 5 बजे 25, 0.2 स्थान के बाद 0.2 बट्टे में है 3। ठीक है, अब हल करना है, तो 15 गुणा 35, 15 गुणा 35 कितना होता है, 525, 25 दूनी 50। ठीक है, 88 को गुणा करना है
0.25 से 88 को 0.25 से गुणा करोगे ना 22 आ जाएगा, और फिर इसको गुणा करोगे 0.2 से तो 4.4 आ जाएगा। ठीक है, 4.4 को भाग दे दोगे ना 3 से तो ये आ जाएगा 1.46, दशमलव के 2 स्थान तक। 525 में से आपको घटाना है 1.46। 9 में स्टार घटाएंगे 5, 4 में से घटाएंगे 3, तो आंसर आ जाएगा 523.54। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे 25 परिवारों के भोजन में दैनिक व्यय को दर्शाते हैं, उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। विधि का नाम नहीं बोला गया, अपने हिसाब से को जो विधि इसमें सूट करेगी वो आपको करना है और हल करना है। माध्य पूछा है आपसे, तो माध्य के लिए क्या आया था, सबसे पहले वर्ग अंतराल बारंबारता दे रखी है, फिर आपका आएगा वर्ग चिन्ह x, फिर देखेंगे आगे का क्या करते हैं। ठीक, पहले हमें दिया होता है वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, और फिर x हमें निकालना होता है। वर्ग अंतराल है 100 से 150, फिर है 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। ठीक, ओके। उसके बाद देखो हमें f क्या दे रखा है, बारंबारता 4, 5, 12, 2 और 2। ठीक है, ये चीज़ हमको दे रखी है। अब आपको क्या करना होता है, x निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे 250, 250 का आधा क्या हो जाएगा, 250 का जो आधा होता है वो होता है 125, और सब में 50-50 का अंतर है, 50 जोड़ोगे तो 175, फिर 50 जोड़ोगे 225, फिर 50 जोड़ोगे 275, फिर 50 जोड़ोगे 325। ठीक है, 125 से 50 जोड़ेंगे 175, 175 में 50 जोड़ोगे तो 225, 275, 325। ठीक है, देखो x के मान बड़े बड़े आए हैं तो हम निकालेंगे d। d क्या होता है, d होता है x माइनस ए। ए हमारा क्या होता है, कल्पित माध्य। प्रश्न में पहले ही बोल रखा है 25 परिवार, तो इन सबको जोड़ोगे ना तो आपको 25 मिलेगा। बारंबारता को कुल योगफल कितना आएगा, 25। ए निकालने का सूत्र क्या होता है, n/2 पद। कहाँ देखते हैं, x में गिनो, 1 2 3 4 5, 5/2 यानी कि 2.5 आ जाएगा, 2.5। 2 पॉइंट का मतलब तीसरा पद x में, तो यहां लिखेंगे माना कल्पित माध्य। तीसरा पद क्या होगा, 225। ठीक है, 225 आ जाएगा। तो हर एक पद में से 125 में से आपको 225 घटाना है, कितना आ जाएगा, -100। फिर 50 का अंतर है, सब में 50 जोड़ोगे, -100 में 50 जोड़ोगे 50 आ जाएगा, -50 में 50 जोड़ोगे 0 आ जाएगा, फिर 50 जोड़ेंगे 50, फिर 50 जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा। अब हम अगला निकालते हैं FD। ठीक, FD ये D है, ये माइनस के 400, 5 बजे 25, माइनस के 250, 0, 50 दूनी 100, ये आ जाएगा 200। तो ये प्लस के हैं 300 और माइनस के 650। तो इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 350। ठीक है, तो हम कौन सी विधि लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि लगा रहे हैं, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि में माध्य निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है a प्लस FD का योगफल बट्टे में f का योगफल। a हमारे पास है तीसरा पद 225 और FD हमें मिला है 350,
एफ डी का योगफल, और एफ हमें दे रखा है 25, ठीक है। 225 प्लस माइनस माइनस काटोगे 25 एकम 25, 10 बजा 100 हो गया, 25 चौके 100, 5 में 4 घटाएंगे 1, 2 में से घटाएंगे 1, तो आंसर आ जाएगा 211। माध्य कितना होगा? 211 होगा। कहीं पे भी डाउट हो दोबारा देख सकते हैं, सारा कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। क्या है 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में दिया गया है, बहुलक जीवन काल आपको निकालना है, हर साल एग्जाम में आता है, माध्य का बहुलक। तो 20 पे खत्म हो रहा है, 20 से स्टार्ट हो रहा है, सही है। बारंबारता एफ, तो सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढो 61, तो जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसको हम F1 कहते हैं, F1 के बाद वाला F2 और उससे पहले वाला F0। जहां से आपने F1 चेक किया उसके ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? बहुलक वर्ग, ठीक है। तो बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है L, वो कितनी है? 60। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, कितने का अंतर है? 20 का अंतर है। बाकी सब कुछ तो दे ही रखा है, F1 61 है, F0 52 है और F2 कितना है? 38 है। सूत्र में रख दो, बहुलक का सूत्र क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बटा 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। सूत्र में रखो, L है 60, F1 का मान है 61, F0 का मान है 52 और H का मान है 20। 2F1 61 दूनी 122, F0 माइनस के F2, यहाँ से बचेगा 9, 9 दूनी 18 और ये 90, 122 में से 90 घटाएंगे कितना बचेगा? 32। काटो इसको, 4 चक्कू 16, कितना बचा? 2 बचा, 4 पंजे 20, 4 अठे 32, ठीक है। 45 को भाग दे दो 8 से, तो भाग देंगे 8 को 45 से, तो ये आ जाएगा 5.625। 60 में आप जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा 65.625। तो इस तरीके से ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। पूरे पेपर को मैंने सॉल्व कर दिया है, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा ही रखा है। लिंक्स आप एक बार चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो लिस्ट को, प्ले लिस्ट को आप ज़रूर देखें। बाकी किस तरह के वीडियो चाहिए कमेंट करके आप बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें।